लोगों को बता दिया था कि कैसे जो यूरोप का नेशनलिज्म की जो भावना है धीरे धीरे अन्य देशों में भी आने लगी, जिसमें हम देखे थे कि भारत में भी नेशनलिज्म का विस्तार होने लगा। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो भारत में जो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, दरअसल ये टॉपिक जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आज इस वीडियो में हम सिर्फ फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में समझेंगे। आपने 9th क्लास में भी फर्स्ट वर्ल्ड वार से रिलेटेड आपने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में क्या हुआ, कितने दो पूरे जो विश्व में जितने भी पावरफुल कंट्री थे वो दो गुट बना के लड़ रहे थे, जिसमें एक पावर था एलाइड पावर, दूसरा पावर था एक्सिस पावर। और इन दोनों की जो लड़ाई थी, दो की लड़ाई, जो पावरफुल कंट्री की जो दो लड़ाई थी, ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अन्य देशों पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ गया। क्योंकि भारत की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडिया हमारा जो मेन केंद्र क्या है, इंडिया है, मेन सेंटर में हम इंडिया को रख के पढ़ रहे हैं। देखिए, एक पावर था एलाइड पावर, एक पावर था एक्सिस पावर। एक्सिस पावर का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ जो केंद्र में हो, दूरी है कि नहीं। देखिए यहाँ पे देखिए, एक्सिस का मतलब क्या, सेंटर पॉइंट में एक्सिस, और इससे एलाइड, ये जो इससे जुड़ा हुआ है, इधर से ये जो जुड़ा हुआ है, इससे सटा हुआ जो देश है, इन देशों का एक अलग ग्रुप था। और ये जो सारे देश जो आप देख रहे हैं, इनका एक अलग ग्रुप था। देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो कंट्री है जर्मनी, ये है ऑस्ट्रिया, और ये है आपका बुल्गारिया, और ये तुर्की। ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, तुर्की, ये और ओटोमन साम्राज्य जिसको कह सकते हैं, ठीक है। ये जो था, ये इसका एक ग्रुप था। इन पावर को कहा गया एक्सिस पावर। ये पावर क्या थे, एक्सिस, ये एक्सिस पावर थे, ठीक है। और इनसे जो सटा हुआ है जो देश है वो एलाइड पावर में था। जैसे देखिए यहाँ पे, ये फ्रांस है, ये यूके है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन है कि नहीं, ये इटली हो गया, इधर से ये रूस है कि नहीं। ये जो सब देश थे ये अलग ग्रुप था, इनको कहा गया आपको एलाइड पावर। तो एलाइड पावर और एक्सिस पावर के बीच की ये लड़ाई थी। एलाइड पावर में कौन कौन देश थे, रसिया था, ब्रिटेन था, अमेरिका, जापान। रूस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान ये थे। और एक्सिस पावर में जो था ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ओटोमन एम्पायर, ये जो थे। ये जो ग्रुप चाह रहा था कि इन सभी ग्रुपों को हरा दे, और ये ग्रुप चाह रहा था कि इन सभी ग्रुपों को क्या करे, हरा दे। और ये लड़ाई कब शुरू हुआ, 1914 में लड़ाई शुरू हो गया है कि नहीं। अब जब ये लड़ाई होता है तो क्या होता है, एक बहुत ही भयानक कह सकते हैं कि सबसे एक डिजास्ट्रस लड़ाई थी, जिसमें पूरे जो देश थे भिड़ गए थे, एक दूसरे को मिटा देने के साथ समझिए कि संकल्प कर लिया था कि मैं इस देश को पूरी तरीके से कंप्लीट खत्म कर दूंगा, ठीक है। और इसका परिणाम ये हुआ कि कई लाख लोग मारे गए, करोड़ों अरबों की समझिए कि नुकसान हो गया है कि नहीं। और इसमें होता क्या है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो विश्व युद्ध हो रहा है, ये वर्ल्ड वार जो हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट, इसका क्या प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ा, यानी व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन इंडिया। भारत में प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यानी हमने ये समझा कि जो भी था फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय जो था, पूरे देश में दो गुट बन चुकी थी। पहला गुट था एलाइड पावर का, दूसरा ग्रुप था एक्सिस पावर था। एलाइड हमारा कंट्री है, ये जो इंडिया है, इस पे किसने अधिकार किया था, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने क्या किया था, पूरा गुलाम बना के रखा था, ठीक है। और ब्रिटेन जो है एलाइड पावर के साथ इससे लड़ रहा है। देखिए ध्यान समझिए, जो ब्रिटेन है किससे लड़ रहा है, एक्सिस पावर से इसकी लड़ाई है, ठीक है। तो ये भी क्या किया है, फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या किया है, भाग लिया है। अब जब ये वर्ल्ड वार में भाग लेगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका प्रभाव, इससे क्या होता है कि यहाँ से कई सारे लोगों को लड़वाने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ कि चलो भाई आप हमारे तरफ से लड़िएगा, लड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आपको आज़ाद करेंगे। कई तरह का लालच देकर इस तरीके से क्या किया गया, इंडिया के बहुत सारे लोगों को, जो भी गरीब तबके के लोग थे, उनको ज़बरदस्ती करके ये लोग अपनी सेना में लगे, और अपनी सेना की तरफ से क्या हुआ, लड़ाई लड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कि सबसे पहला इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, ठीक है। इस युद्ध ने क्या किया था, एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन, एक नए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को जन्म दिया था। कैसे, इस बात को समझिए, सिंपल भाषा में क्या समझेंगे, जो इकोनॉमी की जो रिलेटेड जो चीज़ था, जैसे पहले जो किसान थे इकोनॉमिकली, वो क्या कर रहे थे, अपना किसानी कर रहे थे। उनका मेन जो पर्पज़ जो था कि हाँ हम लोग अपना पेट भरेंगे, उससे मेरा अपना आय चलेगा, है कि नहीं। इस समय में क्या हुआ कि अंग्रेज़ जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लड़ाई पे कर रहे हैं, यहाँ से ज़्यादा वो लोग शस्त्र पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, हथियार पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, पैसा कितना ज़्यादा लेंगे ताकि हम लोग लड़ाई में क्या हो सके, युद्ध को जीत सके। तो एक नया इकोनॉमिक पहलू देखने को मिलता है। दूसरा, पॉलिटिकल सिचुएशन में भी टर्मोइल देखने को मिला। उस समय में अंग्रेज जो थे भारत में तरह तरह के नए नए नियम लेकर आ रहे थे। अब इसे क्या हुआ था, ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर,
है कि नहीं। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया, क्योंकि देखिए लड़ाई है तो लड़ाई में लोग क्या चाहेगा, इसमें क्या चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बम, ज़्यादा से ज़्यादा बंदूक, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब सैनिक हो, है कि नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि लड़ाई करने के लिए डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी लड़ने के लिए जितना ज़्यादा हम बम बना दें, ये सब चीज़ों का इस पे ज़्यादा खर्च किया जाने लगा, विच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन। और देखिए लड़ाई लड़ने के लिए लोन लिया जा रहा है। आप लोग गांव की लड़ाई देखते होंगे, क्या होता है, दो ग्रुप में दो गांव के किसी दो मतलब परिवार में लड़ाई होता है, 2 कट्ठा जमीन के लिए, 10 धुर जमीन के लिए क्या होगा, लड़ाई होगा। 10 धुर के लिए लड़ाई हो रहा है, 2 परिवार है, एक परिवार ए है, दूसरा परिवार बी है। तो होता क्या है कि ए वाला कहता है कि 10 धुर मेरा है, बी वाला कहता है मेरा है, बोलेगा कि चलो कोर्ट में फरिया लेते हैं। कोर्ट में जाएगा, होगा क्या, इस 10 धुर के लिए इसका 4 कट्ठा अलग बिका जाएगा, इस 10 धुर को पाने के लिए ये 5 कट्ठा अलग बिकवा देगा, लेकिन कहेगा कि मोछ का भाव है, मोछ का बात है, नहीं हम 10 धुर लेंगे, लेकिन इधर से पूरा क्या हो गया, कंगाल हो गया। तो यहाँ पर क्या है कि लड़ाई लड़ने के लिए अंग्रेज जो थे वार लोन्स यानी लड़ने के लिए युद्ध वार लोन ले रहे थे, है कि नहीं। एजुकेशन लोन होता है, वार लोन होता है, होम लोन होता है, कई तरह का लोन होता है। आज आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए भी लोन लिया जा रहा है, ताकि हम क्या कर सके, दुश्मनों को क्या कर सके, मिटा सके। इंक्रीज टैक्स, और भी पैसा नहीं पूरा हो रहा है, और भी इनकम नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, टैक्स को बढ़ा दिया जा रहा है कि टैक्स बढ़ाओ। पहले 10 रुपये टैक्स लेते थे, अब बढ़ा के 20 रुपये ले लो, है कि नहीं। कस्टम ड्यूटीज वेर रेज्ड, है कि नहीं, कई तरह का टैक्स ड्यूटीज वगैरह सब क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। दूसरा इसका इम्पैक्ट ये रहा। तीसरा इम्पैक्ट क्या रहा कि 1913 से 1913 से और 18 तक का जो फेज है, इसमें जो वस्तु का जो कीमत था डबल हो गया। मतलब समझिए कि महंगाई भी चरम पर है कि नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ, इसका समझिए कि परिणाम हुआ कि एक्सट्रीम हार्डशिप, बहुत हार्ड लेवल पे लोगों की सामने क्या होने लगी, समस्या आने लगी। एक्सट्रीम हार्डशिप हो गया, यानी बहुत हाई लेवल पे इन लोगों के सामने क्या होने लगा, समस्या होने लगा। नेक्स्ट क्या होता है कि लड़ाई करने के लिए युद्ध में गांवों के लोगों को, विलेजेस वेर कॉल्ड अपन टू सप्लाई सोल्जर, यहाँ तक क्या किया गया कि सोल्जर सप्लाई करने के लिए कि चलो भाई लड़ाई में लड़ना है, किसी तरीके से सैनिक लेकर चलो, है कि नहीं, हमको युद्ध को जीत लेना है, किसी तरीके से युद्ध को जीतेंगे, चाहे उसके लिए हमें कोई भी तरीका को क्यों ना अपनाना पड़े, चाहे कितना भी हमको टैक्स क्यों ना बढ़ाना पड़े। लोगों को कहीं से ना कहीं से, जितने भी उपनिवेश कंट्री थे, जैसे इंडिया जो था गुलाम था, यहाँ के लोगों को लेकर गए कि चलो भाई, मतलब समझिए कि इज्जत का बात है, हम लोग जीतेंगे, पूरे वर्ल्ड में हमारा ही दबदबा रहेगा, है कि नहीं। तो ये क्या किया गया, यहाँ से सोल्जर्स को भी लेकर गया सब कि लड़वाने के लिए कि चलो भाई आप हमारे तरफ से लड़िएगा। तो क्या हुआ, सप्लाई सोल्जर किया गया, ज़बरदस्ती किया गया, ये नहीं कि हाँ लोगों को यहाँ से जाने की इच्छा थी, नहीं, ज़बरदस्ती इन लोगों को भेजा गया, है कि नहीं। दूसरा क्या होता है, 1918 से 19 तक, एक साल 18 से 19 और 20 से 21, इसमें क्या हुआ कि क्रॉप्स फेल्ड हो गया। क्रॉप का मतलब क्या होता है, फसल, यानी फसल का जो उत्पादन था क्या हो गया था, बिल्कुल मतलब खराब हो गया, मतलब खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है, बीमारी। सब पेंडेमिक होता है, देखिए एपिडेमिक होता है, एक पेंडेमिक होता है। जैसे कोरोना क्या था, पेंडेमिक था, पहले तो एपिडेमिक रहा। जब भी कोई बीमारी एक लोकेलिटी में ही रहता है, सपोज कीजिए कि कोई जगह है और यहाँ तक ही रहा, तो उसको कहेंगे एपिडेमिक। पेंडेमिक क्या हो गया, जब पूरा वर्ल्ड में फैल जाए। तो उसमें उस समय में क्या हुआ था कि पूरे इंडिया में एपिडेमिक फैल गया। और 1921 का सेंसस ये बताता है कि इस एपिडेमिक में 12 से 13 मिलियन लोगों की क्या हो गई, जान चले गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 12 से 13 मिलियन में लोग क्या हो गए, इस एपिडेमिक से, भूख से, समस्या से क्या हो गए, लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसका ये परिणाम रहा। और तो और यहाँ तक भी नहीं, लोग ये भी उम्मीद कर रहे थे कि ये जो समस्या है, यानी पीपुल होप्ड हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द एंड ऑफ द वार। लोग ये समझ रहे थे चलो भाई, हमने जितना भी दिक्कत देखा सो देखा, अगर ये युद्ध खत्म हो जाती है, यानी कौन युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर खत्म हो जाती है, तो क्या होगा कि हमारी समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, ये लोगों की उम्मीद गलत था, स्थिति और भी क्या हो गई, बिगड़ने लगी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि युद्ध के बाद सब सिचुएशन सही होगा, अंग्रेज हम पे क्या करेंगे, दया करेंगे, और हो सकता है कि हम लोग को आज़ादी भी देंगे, लेकिन ऐसा मतलब समझिए कि आशा के अनुसार नहीं हो पाया। उनकी उम्मीद क्या हो गई, पूरी तरीके से फेल हो गई। अब इस समय में क्या आता है कि नए नए नेता का क्या होता है, इसमें इमरजेंस होता है। महात्मा गांधी आते हैं, महात्मा गांधी के आते हैं, वो अपने कई सारा मूवमेंट्स यहाँ से लेकर चलते हैं, है कि नहीं, अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है कि नहीं। और दूसरा चीज़ क्या होता है कि जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो होता है, सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट देखिएगा, है कि नहीं, और मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिएगा, है कि नहीं, सत्याग्रह मूवमेंट्स देखिएगा। इन सभी मूवमेंट्स के जरिए
जो भी नेता थे, कांग्रेसी नेता महात्मा गांधी थे, ऐसे जो थे, इन्होंने क्या किया, अपने नीति के बल पे, अपने समझिए कि इन्होंने अपने दम पे लोगों को क्या किया, यूनाइट किया। और यूनाइट करके इन्होंने क्या किया, सत्य और अहिंसा के बल पे, है कि नहीं, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, है कि नहीं, सत्य और अहिंसा के बल पे इन्होंने क्या किया, आंदोलन शुरू किया। और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि धीरे 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 आगे चल के इंडिया फाइनली 1947 में क्या होती है, आज़ाद हो जाती है। ठीक है, तो इस टॉपिक का मतलब क्या था, पहले हमने क्या समझा कि नेशनलिज्म इंडिया को समझना है तो सबसे पहले हम समझे फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार को मैंने क्या बताया कि दुनिया में, पूरी विश्व में 1914 का जो दौर था, उस समय में पूरे जो विश्व था दो ग्रुप में बट गया था। एक था एलाइड पावर और दूसरा था एक्सिस पावर, है कि नहीं। एक्सिस पावर में अगर आप देखिएगा तो जर्मनी था, जर्मनी बताया था, ऑस्ट्रिया था, बुल्गारिया था, रोमन तुर्की था, ये सब थे, मतलब एक्सिस पावर में थे। जबकि एलाइड पावर में कौन था, फ्रांस था, है कि नहीं, फ्रांस था, मतलब रूस था, है कि नहीं, इधर से ब्रिटेन था। ये दोनों ग्रुप की लड़ाई थी और इन दोनों ग्रुप की लड़ाई का ये परिणाम हुआ कि जो इंडिया जो था ब्रिटेन का गुलाम रहा। और ब्रिटेन के गुलाम होने के बावजूद क्या किया कि ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया पे तरह तरह का, मतलब इसका जो इफेक्ट था, इसका जो परिणाम था, किस पे पड़ गया, इंडिया पे पड़ा। और इंडिया पर क्या क्या परिणाम पड़ा, अब अगर आपको रिवीजन करना है तो वैसे कह सकते हैं कि सबसे पहले इसका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्थिति गड़बड़ा गया, इसमें चेंजिंग देखने को मिलता है। दूसरा क्या, खर्चा बढ़ गया, एक्सपेंडिचर, कस्टम ड्यूटीज बढ़ गया, टैक्स बढ़ाया जाने लगा, है कि नहीं, वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी, प्राइस का जो कीमत था डबल हो गया। और क्या हो गया, इसमें लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कराया जाने लगा। ठीक है, उसके बाद एपिडेमिक आ गया, बीमारी फैल गया। बीमारी के कारण क्या हुआ कि कई सारे लोग, 12 से 13 मिलियन लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और लोग इस प्रकार का उम्मीद कर रहे थे कि इस घटना के बाद हम लोग का स्थिति सुधर जाएगा, लेकिन उन लोगों का ऐसा, इस चीज़ पर क्या हो गया, पानी फिर गया और ऐसा कुछ नहीं हो सका। अब आगे देखेंगे कि आगे हमारा जो है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे शुरुआत होता है। ठीक है, थोड़ा गांधी जी के बारे में मैं इसके बाद का जो वीडियो होगा थोड़ा गांधी जी के बारे में थोड़ा अलग से थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, ताकि इस चैप्टर को और स्मूथली तरीके से हम लोग पढ़ सकें। अगर आपको किसी भी प्रकार का, इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट विच इज़ अराइजिंग इन योर माइंड, देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू।